इसमें बेटा थर्ड यूनिट में हम लोगों ने क्या सीखना है कि पब्लिक फाइनेंस के अंदर प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग। बहुत आसान सी यूनिट है, ठीक है, बहुत आसान सी यूनिट है। इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बातें भी नहीं है, मैं सही बताऊं तो, ठीक है ना। आसान सी यूनिट है और इसमें बहुत कुछ ऐसा भी है जो आप 12th क्लास के अंदर करके भी आए हैं। तो बेटे क्या आप 12th क्लास में पढ़ के आए हैं? गवर्नमेंट बजट नाम का एक वर्ड हमने सुना था, है ना। थर्ड लास्ट चैप्टर गवर्नमेंट बजट पढ़ा था बच्चों। गवर्नमेंट बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एस्टिमेशन है बेसिकली गवर्नमेंट की रिसीट्स एंड गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स, ठीक है ना। और इस बजट में हम ये समझते हैं वेयर द मनी कम्स फ्रॉम एंड वेयर द मनी गोज आउट। बजट के अंदर डिसाइड किया था, देखो कम्स फ्रॉम, देखो पैसा आएगा तो कहां से ही बताओ, गवर्नमेंट है तो पैसा कहां कहां से आएगा, आप लोग वैसे बताओ जनरली 12th की नॉलेज के बेसिस पे बताओ। हाँ जी, टैक्स, श्योर ओनली टैक्स, कुछ और नहीं है। फाइन्स, नॉन टैक्स रिसीट भी है, हाँ जी, फी फाइन है ना, बहुत एसटी, बहुत कुछ पड़ा था, बोरोइंग्स। अच्छा, दो तरह के रिसीट में मैंने इसको डिवाइड किया था, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। खैर वो टॉपिक इसमें लेटर ऑन है तो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में आएगा वो टॉपिक, वहां पे भी पढ़ेंगे उसको। तो खैर बजट का थोड़ा बहुत हमें आइडिया है कि एक ब्लूप्रिंट है ये गवर्नमेंट के रिसीट्स और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स का। बेसिकली बजट एक डॉक्यूमेंट है जिसको प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में अप्रूवल के लिए, प्रेजेंटेड फॉर अप्रूवल एंड लेजिस्लेशन, कानून के लिए कि सर ये बजट है, ये डिटेल्स हैं, इनको देखें, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उस पर चर्चा करें और उसको पास करें, ठीक है जी। तो बच्चों इस पे ना एक लॉन्ग डिस्कशन होती है पार्लियामेंट में, हाउस में। ऐसा नहीं होता कि भाई बजट प्रस्तुत किया, कौन पेश करता है बजट जी, पता होगा सबको, फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, है ना, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारे देश में बच्चों? निर्मला सीतारमण जी, है ना, वो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है। तो बजट को प्रेजेंट करती हैं हर साल के 1 फरवरी। पिछले कुछ सालों से तो 1 फरवरी को ही आ रहा है, पहले अलग अलग डेट्स। वैसे ऐसा नहीं होता, देखो 1 फरवरी को ही प्रेजेंट किया जाएगा बजट, ऐसा कोई लीगल डेट नहीं है। जब गवर्नमेंट को कंफर्टेबल लगे, जो दिन सबको मतलब एक ऑल ओवर, है ना, उस दिन कोई ऐसी बात ना हो, कंफर्टेबल लगे, तो उस डेट को ही बजट डेट बना दिया जाता है। बट कई टाइम से 1 फैब को आ रहा है। पहले कब आता था, अगर हम याद करें कुछ साल पहले, तो ये आता था फैब के लास्ट डे, 28 फैब, लीप ईयर है तो 29 फैब। अभी 1 फैब को आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं पहले क्या होता था। एक्चुअली रेलवे बजट अलग दिन बनता था, पहले बनता था, और अदर देन रेलवे जो बजट होता था देश का, वो अलग दिन बनता था। अब क्या होता है, साथ के साथ ही दोनों बजट आ जाते हैं, रेल बजट भी और दूसरा बजट भी। और 1 फैब को मोस्टली आ ही रहा है पिछले कई सालों से बजट हमारे देश में, ठीक है। तो बच्चों ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अप्रूवल के लिए प्रेजेंट किया जाता है, अप्रूवल के लिए, और लेजिस्लेशन, कानून बनाने के लिए, जिसमें देश की जो हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो मेंशन कर देते हैं एंटायर रेवेन्यू और एंटायर एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो प्लान किए जा रहे हैं, जो समझे जा रहे हैं कि आने वाले 1 साल में कहां कहां पर गवर्नमेंट को खर्चे करने पड़ेंगे, और 1 साल में कहां कहां से गवर्नमेंट के पास रेवेन्यूज आएंगे, और हम आने वाले 1 साल में प्रोजेक्टेड इकोनॉमी को कहां देखते हैं। हम अपने देश का एग्रीकल्चरल सेक्टर, यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर कहां देखते हैं, और उनकी डेवलपमेंट के लिए कितने कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, और वो सारे पैसे बच्चों जो है वो कहां से मैनेज किए जाते हैं, बजट के थ्रू ही उनकी जो है एक मेकिंग की जाती है कि यार हाँ यहां से इतना पैसा आएगा, इस सोर्स से इतना पैसा आएगा, टोटल रिसीट्स इतनी हो जाएंगी, टोटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड उतने हो जाएंगे, और फिर उस बजट को जो है देश के पार्लियामेंट हाउस के अंदर उसको प्रेजेंट किया जाता है, उस पर चर्चा होती है, ठीक है। और ऐसा होता है, देखो जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अभी तो की बोल सकता हूं मैं, है ना, क्योंकि काफी टाइम से हैं वो, तो हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वही सारे डिसीजन खुद नहीं लेते। वो देखो फाइनल डिसीजन तो उन्हीं का ही होगा,
है ना। लेकिन ऐसा होता है डिस्कशन होती है, ओपन डिस्कशन होती है उनकी पीएम से, है ना, और अदर जो आपके जो स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स से, उनसे डिस्कशन होती है। उनसे पूछा जाता है भाई आने वाले साल में आपको कितने पैसे चाहिए, आपको कितने की ग्रांट चाहिए, है ना। एनपीओ में वर्ड पढ़ा आपने, ग्रांट, है ना। तो जो देश की जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को ग्रांट देती है, भाई इसको इतने करोड़ चाहिए, इसको इतने करोड़ चाहिए, इसको इतने करोड़ चाहिए। फिर वो जो मांग रही हैं, जैसे हरियाणा क्या मांग रहा है, पंजाब क्या मांग रहा है, समझ रहे हो, हिमाचल प्रदेश क्या मांग रहा है, ऐसे, है ना, राजस्थान, ये सब क्या मांग रहे हैं, तो वो सब जो डेटा है उसको इकट्ठा किया जाता है और एक्सपेंडिचर का एक ओवरव्यू बनाया जाता है, भाई इतने एक्सपेंडिचर्स हैं। फिर रेवेन्यूज को देखा जाता है कि भाई इतने इतने टैक्स से आएंगे, इतने इतने नॉन टैक्स से आएंगे। फिर देखा जाता है भाई पैसे तो कम पड़ गए, तो अब जो कम पड़ गए तो उसका क्या करें, तो उसके भी बहुत चर्चा आपने 12th क्लास में करी है। आपके भी इस टॉपिक में इस पे ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, आपका बजट का प्रोसेस बहुत लंबा इसमें समझाया गया है जो आपने 12th क्लास में नहीं पढ़ा। तो मैं पहले इनिशियल पॉइंट पे आ जाऊं जरा, तो आपको मेन बात समझ में आ गई बजट का, तो मीनिंग तो वही है, देखो जो पढ़ा है आपने। अब हमारा जो इसमें मेन टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग, कि बजट आखिरकार बनता कैसे है। तो बच्चों बजट बनाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है जी, इन कंसल्टेशन विद नीति आयोग इंडिया में, और रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज, बाकी जो मिनिस्ट्रीज हैं उनसे भी डिस्कशन की जाती है। और बजट का जो पूरा टेन्योर है, ठीक है जी, वो बताओ कौन सी डेट से बजट लागू होता है हर साल, 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक का बजट जो है वो बनाया जाता है, ठीक है जी। तो ये होता है बच्चों, तो 3 पार्ट्स में बजट के पूरे स्लॉट को डिवाइड किया गया है। इसको हम अगर रफली याद करने के लिए बोल दें तो PPE, फर्स्ट P स्टैंड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ बजट, बजट का बनना। सेकंड P स्टैंड्स फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। देखो बजट के बनने का मतलब ये नहीं है बन गया तो भाई हो गया बस, ऐसा नहीं है। बन गया, जो बन गया उसको पेश किया जाएगा, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। बहुत सारे जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं वो उसको गलत कहेंगे, उसको बोलेंगे ये बिल्कुल बकवास बजट है, इसमें किसी का कोई फायदा नहीं हो रहा। हम देखते हैं टीवी चैनल्स पे, आप देखते हो, है ना, बजट डे पे कितना डिस्कशन होता है, कितना वो टेबल पीटते हैं, है ना, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, कभी चप्पल भी निकाल लेते हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, ठीक है जी। तो बहुत लॉन्ग डिस्कशन होती है, कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जिसका कोई सेंस नहीं होती, पर कर रहे होते हैं वहां पे, नॉनसेंस बातें भी चल रही होती हैं, सेंसिबल बातें भी चल रही होती हैं, सारी बातें चल रही होती हैं। तो कहने का मतलब है बजट का प्रिपरेशन, इट डज नॉट मीन कि बजट हो गया भाई, नहीं। बजट का प्रिपरेशन एक स्टेप है, वो तो बहुत ही छोटा स्टेप है। उसके बाद क्या होता है, उसका प्रेजेंटेशन, उसको प्रेजेंट किया जाता है, और फिर आखिरी में क्या बेटा, उसका एग्जीक्यूशन, उसको पास कराने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन भी करनी पड़ती है। तो PPE 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है बजट के। पहला प्रिपरेशन, दूसरा क्या बोला, प्रेजेंटेशन, तीसरा बच्चों एग्जीक्यूशन। 3 बातें हैं जो बजट की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम जब बात करते हैं इसकी बेटा, तो 2 प्रोसेसेस भी कह दूं मैं इसकी, एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस और एक होती है लेजिस्लेटिव प्रोसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का मतलब होता है बजट का बनना, और लेजिस्लेटिव प्रोसेस का मतलब होता है बजट को पास करवाने की प्रक्रिया। उसको कैसे पास करवाया जाएगा, क्या सबको वो बजट पसंद आएगा। अगर वो सबको बजट पसंद नहीं आता है भाई, तो उसमें जो चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है और जस्टिफाइड चेंजेस होते हैं, वो जस्टिफाइड का मतलब ऐसा नहीं कि कोई मिस्टर एक्स ने बोल दिया भाई इसको बदलो, ये इसमें ये गड़बड़ है, तो वो समझ भी आनी चाहिए बात, भाई गड़बड़ है तो वाकई में उस पर वोटिंग होती है, फिर कितने लोगों को लगता है भाई वो गलत हो रही है बात, ठीक है। तो अगर लगता है सबको, तो उसमें फिर जो स्पीकर होते हैं, ठीक है जी, लोकसभा स्पीकर, वो भी अपनी बात रखते हैं, तो फाइनली उसको कुछ कंक्लूड किया जाता है। तो अगर लगता है कि उस बजट में चेंज होने के लिए कुछ है, तो उस बजट को चेंज किया जाता है, थोड़ा बहुत उसमें बदलाव किया जाता है, अदरवाइज उसको फिर लागू कर दिया जाता है। यानी कि एक ओपन डिस्कशन होती है उसके ऊपर, एक आम पूरी खुली चर्चा उसके ऊपर, बजट के ऊपर जो है पार्लियामेंट हाउस के अंदर होती है। So, the union budget is prepared on 1 February, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन ऐसे कोई सुटेबल डेट होती है तो उस पर चलता है। ऐसा नहीं कि हर बार, अभी तक पिछले कुछ सालों से अगर 1 फरवरी को हो रहा है तो ऐसा ही है, और ये कानून है हमारे देश में। कानून नहीं है भाई, कानून नहीं है। 28-29 फरवरी भी होता था, अभी 1 फरवरी को बजट आ रहा है तो आ रहा है तो आ रहा है, ठीक है ना। अब कभी भी इसकी डेट को अगर चेंज करें तो कर सकते हैं वो डेट, ठीक है। लेकिन अगर 1
1 फैब को बच्चों बजट आ रहा है, तो आपको क्या लगता है, 31 जनवरी को बजट बनाया जाता होगा? इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, और इतनी लंबी प्रोसेस है कि 6 महीने 4 महीने का वक्त लगता होगा माइंड प्रोसेस करने में। उसके बाद भाई जितने भी हमारे देश की जो स्टेट्स हैं उनके सीएम से डिस्कशन करने में कि भाई आप लोग बताओ यार आपको कितना, और बाकी जो मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है ना, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, सभी से डिस्कशन करने में, सभी के एक्सपेंडिचर का अंदाजा लेने में, रिसीट्स को चेक करने में, तो भाई अगस्त सितंबर से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता होगा और चलता रहता है और फाइनल जो डेट है वो आपको बता दी है 1 फरवरी को उस बजट को हाउस के अंदर वो लाया जाता है सभी से डिस्कशन करने के बाद। इसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर विद द फाइनेंस मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स, वेरियस स्टेक होल्डर्स, इंटरेस्टेड ग्रुप्स इंक्लूडिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। इनफैक्ट इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, आप समझ रहे हो कि हर इंडस्ट्री की अपनी एसोसिएशन होती है, ठीक है जी, उनकी एसोसिएशंस को, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को, जैसे एग्रीकल्चर, सोशल वेलफेयर सेक्टर, इन सबके जो बड़े बड़े लोग हैं देश के, इकोनॉमिस्ट, कुछ इकोनॉमिस्ट जो बताएंगे भाई अगर आप टैक्स रेट को इतना ऐसा कर दोगे तो इससे इतने फाइनेंस और आएगा, इतने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा लोगे तो इससे देश में इतना फिस्कल डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा, फिर उस फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए आपको या तो नई करेंसी छापनी पड़ेगी या नए जो है आपको बोरोइंग्स करनी पड़ेगी, उसका कितना इंटरेस्ट पड़ेगा, ठीक है, तो क्या देश ऐसी सिचुएशन में है इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए। तो इकोनॉमिस्ट जो हैं वो बताते हैं सारी चीजें, तो उनको वेलकम करके बुलाया जाता है पहले कि आप आओ इस बजट को सुनो और कुछ जो चेंजेस करने की जरूरत है वो इसमें आप अपना बताओ, सहयोग दो, योगदान दो। तो ये है पूरा एक प्रोसेस जो है बजट का जिसमें चलता है। अब बात सुनो अगली, बजट जो होता है बेसिकली इसमें जो मैंने लिखी है बात कि एक तो करंट ईयर के बारे में डिस्कशन होती है और एक होती है बच्चों एनस्विंग। एनस्विंग का मतलब होता है नेक्स्ट, जिसके बारे में बजट बन रहा है। करंट ईयर पे भी बात करते हैं हम लोग, एनस्विंग ईयर पे भी बात करते हैं, यानी बजट तो नेक्स्ट ईयर के लिए बन रहा है ना बेसिकली, बजट करंट ईयर के लिए थोड़ी बन रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात को। अभी हम कौन से ईयर में हैं, 2024 में। अब सितंबर अक्टूबर में अगर डिस्कशन होगी तो कौन से ईयर के बजट में डिस्कशन होगी आप मुझे बताओ, 25-26 के बजट पे या 24-25 के बजट पे? 25-26। तो एनस्विंग ईयर पे डिस्कशन होगी ना, करंट ईयर से कुछ आइडिया लिए जाते हैं, कुछ थॉट प्रोसेस सेट की जाती है कि हर करंट ईयर में हमारे पास इतने रिसीट आए थे, इतने एक्सपेंडिचर हुए थे, तो नेक्स्ट ईयर में इन रिसीट्स के कितना जाने का अंदाजा है, इन एक्सपेंडिचर्स के कितने होने का अंदाजा। बजट इज नॉट अ कंफर्म्ड शीट, it is only the estimated sheet, estimation of receipt, estimation of expenditure। प्रेजेंट वाला जो ईयर है क्या उसके अंदर कुछ बदलाव किए जाएंगे? सर बिल्कुल किए जाएंगे ना, बिल्कुल किए जाएंगे। रिवाइज एस्टिमेट किए जाते हैं हर साल। अभी जो नेक्स्ट बजट बनना है देश के अंदर वो बनना है 25-26 का बजट, 24-25 के शीट को सामने रखा जाएगा, उसमें जितने बदलाव की जरूरत होगी उसमें बदलाव किए जाएंगे और फिर कौन सा साल का बजट तैयार हो जाएगा भाई 25-26 का, उसको फिर हाउस के अंदर लाया जाएगा, जैसे मैंने बताया डिस्कशन होगी। ठीक हो गया जी, क्लियर? यहां तक बात बच्चों सबको समझ में आ रही बात? सिंपल सी बातें बताई है मैंने। तो वापस से जरा जो इसमें मेन जो एमसीक्यू बन सकते हैं वो क्या है बेटा, कि जो बजट है वो 3 पार्ट का प्रोसीजर है। पहला पार्ट क्या बताया बेटा मैंने, प्रिपरेशन, दूसरा प्रेजेंटेशन, तीसरा, ये क्लियर हो गया। दूसरा जो एमसीक्यू बन सकता है वो 2 प्रोसेसेस से गुजरता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है और दूसरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का मतलब होता है बजट का बनना और लेजिस्लेटिव प्रोसेस का मतलब होता है उसका पास कराना। तो बजट जो है बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको प्रेजेंट किया जाता है पास करने के लिए और कानून के पारित करने के लिए, कानून के बनने के लिए। इट इज अ डॉक्यूमेंट विच इज प्रेजेंटेड इन द हाउस फॉर इट्स अप्रूवल एंड फॉर द लेजिस्लेशन। ठीक है ना, अप्रूवल के लिए भी और कानून बनने के लिए भी। तो बजट ये सब कुछ है। चलिए अब सुनते हैं बात आगे। बजट की एक लंबी सी स्पीच होती है जी, कौन देता है बताओ? फाइनेंस मिनिस्टर। ऑफ कोर्स फाइनेंस मिनिस्टर उसको प्रेजेंट करता है, बजट को करती है हमारे देश में, है ना, निर्मला सीतारमण जी वो इसको प्रेजेंट करते हैं, स्पीच देती हैं। स्पीच बेटा जो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। क्वेश्चन आ सकता है कितने पार्ट में डिवाइडेड होती है? 2। एक पहला पार्ट होता है ए पार्ट, जो कंट्री की प्रेजेंट सिचुएशन पर डिस्कशन होती है। एक पार्ट होता है बी पार्ट, वो डिस्कशन इस बात पे होती है कि हम फ्यूचर में कहां सोचते हैं अपने आप को। समझ रहे हो? तो लिख दूं मैं यहां पे, एक पार्ट ए जो होती है वो प्रेजेंट डिस्कशन होती है, प्रेजेंट।
और जो पार्ट बी होती है वो डिस्कशन होती है बेसिकली रिलेटेड टू फ्यूचर। मैं आपको मेन बातें इसलिए बता देता हूं बेटा, क्योंकि पूरा इसको रट्टा मारने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, ना ही हमारा कोई इसमें कोई फायदा है। हमें तो मेन एमसीक्यू निकालने हैं वहां से। तो एमसीक्यू क्या बन सकते हैं? एमसीक्यू बन सकते हैं बजट स्पीच कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो 2 पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है जी। पार्ट ए किसमें डील करता है? प्रेजेंट में। पार्ट बी किसमें डील करता है? फ्यूचर में। प्रेजेंट में क्या क्या किस चीज पे प्रेजेंट में डिस्कशन होती है? हमारे देश की मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन पे डिस्कशन होती है जी। ठीक है जी, हमारे देश की मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस पर डिस्कशन होती है, और डिस्कशन होती है कि हमारे देश में जो प्रेजेंट में टैक्सेस हैं वहां से कितना पैसा आ रहा है, बोरोइंग से कितना पैसा आ रहा है, और देश की सरकार को प्रेजेंट में कितने एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, कहां हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं। ये प्रेजेंट सिचुएशन है। आने वाले समय में हम अपने देश को अगर तरक्की पे देके जाना चाहते हैं, जीडीपी ग्रोथ अगर बढ़ाना चाहते हैं, तो आने वाली फ्यूचर पॉलिसीज क्या होनी चाहिए? आने वाले समय में गवर्नमेंट के फ्यूचर टैक्स प्रपोजल्स क्या होने चाहिए फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। तो जो फ्यूचर की डिस्कशन है वो पार्ट बी में डिस्कस की जाती है, और जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो पार्ट ए में डिस्कस किया जाता है। बोलो जी, समझ आ गया? क्लियर है यहां तक? बजट बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन है बजट, बेसिकली डॉक्यूमेंट है। तो जब हम बात करते सर किस प्रकार का डॉक्यूमेंट है, क्या चीज क्या है ये, तो बेटा कंपोनेंट्स ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बजट डॉक्यूमेंट्स। अब मैं इसको डिटेल कर दूं जरा, इसमें कुछ कुछ बातें आएंगी बेटा जो वर्ड्स आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुने होंगे, ऑफ कोर्स, है ना, लेकिन अब उन शब्दों का मीनिंग आपको बजट में समझ में आ जाएगा। जैसे बजट के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के कुछ नाम हैं, मैं थोड़े थोड़े शब्दों में उनको क्लैरिफाई कर दूंगा। क्या है सर? बेटा बजट में जो पैसा गवर्नमेंट को रिसीव हो रहा है, जो पैसा गवर्नमेंट को रिसीव हो रहा है, कहां कहां से पैसा आ रहा है बताओ? टैक्स से। और बताओ कहां से आ रहा है? नॉन टैक्स, है ना। ये रेवेन्यू रिसीट्स है गवर्नमेंट की। क्या सिर्फ रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं गवर्नमेंट की? नहीं सर, कैपिटल रिसीट्स भी होती हैं। बोलो होती हैं? यस और नो? कैपिटल रिसीट्स कहां से आती है भाई गवर्नमेंट के पास? या तो लोन ले ले, लाइबिलिटी बढ़ा ले, या अपनी पर्टिकुलरली कोई एसेट घटा दे, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट बोला था आपने 12th क्लास के अंदर, ऐसा कुछ कर ले, तो ये गवर्नमेंट की रिसीट्स हैं। कौन सी रिसीट्स हैं? कैपिटल रिसीट्स हैं। हाँ जी, ठीक हो गया। तो गवर्नमेंट की रिसीट्स होती हैं रेवेन्यू, पहले रेवेन्यू, दूसरी कैपिटल। रेवेन्यू होती है टैक्स एंड नॉन टैक्स, और कैपिटल होती है एसेट्स का रिडक्शन या फिर लायबिलिटी का इंक्रीमेंट। डन हो गया। अब बेटे जहां से भी पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, वो 3 फंड्स में मैं डिवाइड कर रहा हूं। यहां पे मैं तो क्या कर रहा हूं, देश की सरकार ने डिवाइड कर रखा है, मैं तो बता रहा हूं बस आपको। पहला, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सबसे पहले पैसे कहां होते हैं बेटा? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसे होते हैं। ये जितने भी हम देश की तरक्की के खर्चे देखते हैं, कौन से खर्चे? देश की सरकार पेंशन पे खर्चा कर रही है, देश की सरकार लोगों के वेलफेयर पे खर्चा कर रही है, सड़कें बन रही हैं, सब्सिडी पे खर्चा हो रहा है, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की सैलरी जा रही है, हॉस्पिटल्स के डॉक्टर स्टाफ उनकी सैलरी जा रही है सर। ठीक है जी। जितने भी खर्चे होते हैं जो एक्सपेक्टेड होते हैं कि इस साल इस योजना पे इतना खर्चा होगा ही होगा, ठीक है जी, इतना खर्चा होगा ही होगा, ये सारा खर्चा जो है ये गवर्नमेंट, देश की सरकार कौन से फंड से करती है बच्चों? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से करती है। समझ आ गया आप लोगों को? एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। लेकिन ऐसा नहीं होता यार, ये एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस करने के लिए कोई भी अपना जाए और अपना इस फंड से पैसे निकाल ले, वो चाहे देश का टॉप मिनिस्टर ही क्यों नहीं है भाई, गए और पैसे निकाल लिए इस फंड में से। ऐसा नहीं होता। करोड़ों अरबों खरबों रुपए पड़े होते हैं इसमें, लेकिन ऐसे यूज करने का राइट किसी को नहीं होता। इसको यूज करने के लिए बेटा पार्लियामेंट अप्रूवल चाहिए होता है। पार्लियामेंट अप्रूवल, ठीक है जी। बिना पार्लियामेंट अप्रूवल के लिए बेटा ये फंड यूज नहीं हो सकता, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यूज नहीं हो सकता बिना पार्लियामेंट अप्रूवल के। एक एप्रोप्रिएशन बिल होता है, एप्रोप्रिएशन बिल, पहले वो पास कराना पड़ता है, जिसमें नीट एंड क्लीन बताया जाता है भाई देश में
500 करोड़ रुपए चाहिए, इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए चाहिए। पार्लियामेंट हाउस में इस पर डिस्कशन होगी, बजट वाले दिन ही डिस्कशन होगी, ठीक है ना। अगर बाद में वो कोई खर्चा आ जाता है सामने तो भी उस पे पहले मतलब पार्लियामेंट हाउस की परमिशन के बगैर इस फंड में से पैसा निकाला नहीं जा सकता। बोलो समझ में आ रहा है। दूसरा एक फंड होता है बेटा देश में जिसका नाम होता है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिंजेंसी फंड, कंटिंजेंसी फंड जो होता है वो एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए नहीं बनाया जाता। इसमें बहुत सारे पैसे पड़े थे, करोड़ों अरबों रुपया, लेकिन ये एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए नहीं बनाया जाता। ये किसके लिए बनाया जाता है? अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए। बताओ देश में अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस नहीं होते यार? होते कि नहीं होते? रेल दुर्घटना हो गई, कोई हवाई यात्रा दुर्घटना हो गई जहां पर देश की सरकार को कॉम्पनसेट करना पड़ रहा है लोगों को। बोलो समझ रहे हो? ठीक है, मैं दुर्घटना बोल रहा हूं, दुर्घटना में भी हंस रहा है यार। मैं कह रहा हूं लोग मर के हंस रहा है। तो एक बार थोड़ी सीट चेंज कर, मेरी बात समझ, या तो एक अगली पे आ जा, तो वहां तेरे को बहुत अलग सा ऑरा है, पॉजिटिव सा। लिटरली मैं यहां बोल रहा हूं रेल दुर्घटना हुई है, लिटरली। चलो एनी हाउ, एक फंड कौन सा हो बेटा? कंसोलिडेट। दूसरा मैंने कौन सा बोला? कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया बेटा कौन सा होता है? अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस। रेल की दुर्घटना हो गई, ठीक है, कोई और मैं तो सोच के हंस रहा हूं, कोरोना काल में किए गए खर्चे, ये सारे के सारे खर्चे कौन से बेटा? कंटिंजेंसी फंड से निकले हुए खर्चा। इन सभी खर्चों के लिए बेटे ये खर्चा कब हमारे सामने आ जाए पता नहीं चलता है ना। तो बेटा इन सब खर्चों के लिए पार्लियामेंट हाउस से परमिशन की जरूरत नहीं होती, राष्ट्रपति से यस करवा लो बस हो जाता है काम, ठीक है जी। यानी इस फंड के यूज के लिए अब एकदम से पैसों की जरूरत है ना। रात को 8 बजे कोई मान लो कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई रेल दुर्घटना हो गई, हवाई यात्रा दुर्घटना हो गई, कोई और एक्सीडेंटल केसेस हो गए इतने ज्यादा, और देश की सरकार को पैसों की जरूरत है, तो यार कोई सवेरे की इंतजार थोड़ी करेंगे, पार्लियामेंट हाउस में जाकर परमिशन थोड़ी लेंगे। यहां से तो राष्ट्रपति की यस करवाओ, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया यूज कर लो, और बाद में डिस्कशन कर लेना इसके ऊपर कि इसमें से कितना जायज था, कितना नाजायज था, वट एवर जो भी है, डिस्कशंस बाद में होंगी। इसकी यूटिलिटी के लिए आपको पार्लियामेंट में वोटिंग लेने की जरूरत नहीं है, ये पता होना चाहिए बेटा, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी। और तीसरा, देश की सरकार के पास पैसा होता है, वो पैसा पड़ा होता है बच्चों कहां पर? पब्लिक अकाउंट में। सर ये क्या होते हैं पब्लिक अकाउंट? बेटे पब्लिक अकाउंट का मतलब होता है हम सब लोगों के पैसे। अब आप कहोगे सर हमारे तो कोई पैसे नहीं देश की सरकार के पास पड़े, हम तो सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये बैंक क्यों देंगे देश की गवर्नमेंट को पैसा? ऑफ कोर्स मैं उन पैसों की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं उन पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपकी स्मॉल सेविंग्स। आप कहोगे सर उन्हीं की बात हम कर रहे हैं, वो हम यहां नहीं रखते बेटे, लेकिन हम पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे पैसे रखते हैं। आज की यंग जनरेशन नहीं रखती, लेकिन आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे तो वो बताएंगे आपको, यस पोस्ट ऑफिस में लोग बहुत सारी सेविंग्स रखते हैं, ठीक है ना। आरडी खुलवाते हैं, एफडी खुलवाते हैं, और पोस्ट ऑफिस कोई प्राइवेट थोड़ी होते हैं। पोस्ट ऑफिस किसके अंडर में आते हैं बेटा? सरकारी होते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में मान लो करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है। और एग्जांपल लेता हूं, ये तो एक हो गया स्मॉल सेविंग्स का, एक और आपके पैसे जैसे कि आपके पीएफ के पैसे, प्रोविडेंट फंड के पैसे, ग्रेच्युटी के पैसे। अब मान लो सरकारी स्कूल में काम करने वाले टीचर्स हैं, हॉस्पिटल्स में काम करने वाले डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ्स हैं, आप सब लोगों को पता है वो सरकारी नौकरी में है तो उनका पीएफ कटता होगा। अब पीएफ का मतलब आप समझ रहे हो, सैलरी का एक स्पेसिफिक अमाउंट उनकी सैलरी में से कट के मिलता है उनको। वो कटता क्यों है सर? क्योंकि जब वो रिटायर होंगे तो उनकी आगे की जिंदगी के लिए वो अपना जो है सिक्योरिटी एक मिल रही है, वो पैसा वो बाद में ले लेंगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ऐसा ही होता है ना। तो पीएफ ग्रेच्युटी का पैसा कहां पड़ा है? वो देश की सरकार के पास ही पड़ा है। तो देश की सरकार के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं हमारे देश के, उन सबका पीएफ अकाउंट, उन सबका ग्रेच्युटी अकाउंट, उन सबके पोस्ट ऑफिस के स्मॉल सेविंग्स, ये सब किसके पास पड़े हैं? सरकार के पास पड़े हैं। सरकार नो डाउट इस पर रिटर्न भी देती है आपको, ऐसा नहीं कि भाई पैसे रख के बैठ गए और बाद में देंगे, नहीं, इसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, एक नॉमिनल सा अमाउंट मिलता है, लेकिन उन पैसों को यूज करने का राइट है सरकार के पास। यूज करेंगे
और एट द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट जब उसको गवर्नमेंट को वापस आपको चुकाना होगा तो चुका भी देगी देश की सरकार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ बच्चों, बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब कितने फंड्स में पैसे पड़े होते हैं बच्चों, बता दो। पहला कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा कौन सा बोला? कंटिंजेंसी फंड, तीसरा कौन सा बोला? पब्लिक अकाउंट। यहां पर देश की सरकार के पैसे पड़े हुए होते हैं। एक तो ये पता होना चाहिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इधर आ जाओ दूसरी तरफ, बजट के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सर कैसे कैसे बजट के डॉक्यूमेंट होते हैं बताइए जरा। बेटा बजट का पहला डॉक्यूमेंट होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो अपने आप में मैंने बता दिया आपको, ये रिसीट्स, ये बजट डॉक्यूमेंट नहीं है भाई, ये तीनों क्या हैं? ये बजट डॉक्यूमेंट ही हैं। तो पहला बजट डॉक्यूमेंट यही है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके कितने पार्ट हैं? 3। क्वेश्चन आ सकता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 3 पार्ट होते हैं, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट। डन। ये पहला एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा सुनो बच्चों डॉक्यूमेंट, डिमांड फॉर ग्रांट्स। सर ये क्या होता है? बेटा डिमांड फॉर ग्रांट्स का मतलब होता है कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, ठीक है जी, या सेंट्रल गवर्नमेंट भी, वो अपनी नेक्स्ट ईयर के जिस साल का बजट पेश हो रहा है उस साल की अपनी रिक्वायरमेंट्स को रखते हैं हाउस में कि भाई हमारे को हमारा स्टेट चलाने के लिए इतने पैसों की जरूरत है, इतने करोड़ों की जरूरत है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिमांड फॉर ग्रांट। नहीं चल जाएगा, लो हो गया बंद। ठीक है जी, इसको बोलते हैं डिमांड फॉर ग्रांट। ठीक है जी। तीसरा होता है बच्चों डॉक्यूमेंट दैट इज कॉल्ड फाइनेंस बिल। सर ये भी वर्ड कभी नहीं सुना आपने, एक वर्ड अभी सुनाया एप्रोप्रिएशन बिल। बच्चों क्वेश्चन आ सकता है एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल का मतलब समझाया, दोबारा समझ लो। एप्रोप्रिएशन बिल का मतलब होता है जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें से पैसे निकालने के लिए एक बिल पास होता है। ठीक है जी, उसको क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन बिल। वो बिल पार्लियामेंट हाउस में पास होता है, लोगों के वोट्स, जो वहां के मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट मेंबर्स, वो वोटिंग देते हैं तो पास होता है कि इस खर्चे के लिए यस हमको ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो वोटिंग के थ्रू एप्रोप्रिएशन बिल बनता है और उस एप्रोप्रिएशन बिल के बाद गवर्नमेंट को ये राइट मिलता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसे यूज किए जाए। ये हो गया। तो सर फाइनेंस बिल क्या है? बेटा जब सारा काम हो लेता है, बजट पास हो जाता है, तो देश की सरकार एक बिल लाती है जिस बिल का नाम होता है फाइनेंस बिल। 75 डेज के अंदर अंदर इस बिल को बनाना पड़ता है। और फाइनेंस बिल में बेसिकली ये लिखा जाता है कि हमारे देश के टैक्स रिसीट्स का हमने क्या ऑब्जेक्टिव निकाला है, यानी कि हमें क्या लगता है हमारे देश में क्या टैक्स स्ट्रक्चर होना चाहिए इस साल का। आपको सबको पता है ना, बजट वाले दिन टैक्स स्ट्रक्चर भी डिफाइन किया जाता है, टैक्स स्लैब्स डिफाइन की जाती है, टैक्स को बढ़ाया जाता है तो बताया जाता है, घटाया जाता है तो बताया जाता है। ठीक है ना, डिफरेंट जगह पर कितना कितना किस आइटम पे जीएसटी कितने % होगा, सब डिटेल किया जाता है। तो वो सारी डिस्कशन जिस बिल में होती है बेटा, उस बिल का नाम क्या होता है? फाइनेंस बिल। रिलेटेड टू टैक्स का इंक्रीमेंट, रिडक्शन, टैक्स की जितनी भी बातें होती है, टैक्स कलेक्शन कितना आएगा, वो सारी बात जिस बिल के अंदर मेंशन की जाती है उस बिल का नाम क्या बच्चों? फाइनेंस बिल। क्लियर हो गया? और अगली बात सुनो, एक किया जाता है बच्चों स्टेटमेंट मैंडेटेड अंडर FRBM, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी। लिख लो फुल फॉर्म, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे पास स्पेस नहीं, मैं नहीं लिख रहा, आपको बता दिया। फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जिसके अंदर यह प्रेजेंट किया जाता बेटे कि कितने करोड़ों रुपए का हमारे देश के अंदर फिस्कल डेफिसिट आएगा। आप सब लोगों को फिस्कल डेफिसिट का मतलब याद आ गया होगा, 12th में पढ़ा है। टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स माइनस टोटल एक्सपेंडिचर्स। तो रिसीट्स जितने की भी है बोरोइंग्स को छोड़ के, उसमें से अगर एक्सपेंडिचर्स को अगर हम कंपेयर करें तो जो डेफिशिएंसी निकल के आती है, कौन सी डेफिशिएंसी होती है? वो फिस्कल डेफिशिएंसी। तो फिस्कल जो है डेफिशिएंसी को कैसे मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है ना, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करेंगे हम, और बजट का मैनेजमेंट।
ठीक है ना। तो ये सारी बात बच्चों, ये सारी की सारी शीटें, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बजट के अंदर प्रस्तुत किए जाते हैं और इन सबको मिलाकर के बनता है बजट। ठीक है जी। 2 क्वेश्चन आते हैं यहां पर, बन सकते हैं। एक, जो हमारे देश में प्रेसिडेंट की सैलरी है, अलाउंसेस और अमेलमेंट्स एंड अलाउंसेस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, समझ रहे हो ना। और जो सुप्रीम कोर्ट की जजेस की सैलरी है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट की बात नहीं हो रही, सिर्फ कौन से कोर्ट की हो रही है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की भी नहीं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अमेलमेंट्स यानी सैलरीज हैं और जो प्रेसिडेंट की सैलरी है, ये दोनों भी कहां से निकलते हैं, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही इनकी पेमेंट होती है। लेकिन इनकी पेमेंट के लिए वोटिंग की जरूरत नहीं है। इनकी जो पेमेंट होती है वो बिना परमिशन के इनको पेमेंट की जा सकती है। लिखा है ना, चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट। बाकी जितने भी खर्चे हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से, चाहे 1 रुपए का भी खर्चा है, आप पहले एप्रोप्रिएशन बिल उसका पास करवाओगे, एप्रोप्रिएशन बिल के बाद जो वोट के थ्रू एप्रोप्रिएशन बिल बनेगा उसके बाद ही खर्चे होंगे। लेकिन इन 2 खर्चों के लिए आपको किसी यस की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट की सैलरी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी, ये उसी फंड में से निकलती है बिना वोटिंग के, ऐसे ही निकलती है, क्योंकि ये कंफर्म्ड खर्चा है, तो करना ही करना है, इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ओके, पीरियोडिसिटी ये हो जाएगा। यहां आ जाओ जी, स्टेजेस ऑफ बजट एनैक्टमेंट इन पार्लियामेंट। सुनो जी, सबसे पहले बेटा बजट के अंदर जो बातचीत है, एक जर्नल डिस्कशन होती है। पहले तो एक जर्नल डिस्कशन होती है सोशल बजट की, ठीक है सर। उसके बाद जर्नल से डिस्कशन के बाद उसको एक एडजर्न कर दिया जाता है मीटिंग को, यानी कि जो भी हमारी जो सिटिंग होती है उसको एडजर्न रोक दिया जाता है थोड़े टाइम के लिए, रिलैक्स, मतलब रिसेस होती है एक तरह की, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों फिर जनरल डिस्कशन के बाद, जब जनरल डिस्कशन कर दी हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने, उसके बाद सभी मिनिस्ट्रीज से डिमांड फॉर ग्रांट लिया जाता है कि बताओ भाई आपको कितने कितने पैसे चाहिए। डिमांड फॉर ग्रांट ऑफ वेरियस मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट्स आर डिस्कस्ड, ठीक है जी, फॉर वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। उसके बाद वोटिंग की जाती है, भाई ये इस स्टेट का इतना खर्चा है, इसका ये है, हम देश में ये बनाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, ये योजना चल रही है, ये योजना लानी है, इसके ऊपर डिस्कशन होती है, ओपन डिस्कशन, ठीक है ना। जो विपक्षी पार्टी हैं वो भी डिस्कस करती है इसके ऊपर, ठीक है। बहुत सारी चीजों को नो डाउट वो क्या करते हैं, अपोज, कि ये फ्री का खर्चा कर रहे हैं, जहां खर्चा करना चाहिए वहां खर्चा कर नहीं रहे हैं। तो एक बिल्कुल ही बिना बात की जो है ना, हम कहें तो काफी चर्चा इस तरह की होती है जिसकी कोई सेंस नहीं होती, जो टू बी वेरी फ्रैंक है ना, जिसकी कोई सेंस नहीं होती, बट वो डिबेट होती है, वो चर्चा हो रही होती है और वो होती ही है। उसके बाद जब चर्चा पे कुछ कहीं हम सहमत हो जाते हैं, कहीं हम एग्रीड हो जाते हैं, तो फिर एक एप्रोप्रिएशन बिल आता है, क्योंकि पैसा तो भाई एप्रोप्रिएशन बिल के बगैर निकाला नहीं जा सकता। और एक वर्ड है बेटा कट मोशन। कट मोशंस का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टेट ने इतने करोड़ का खर्चा बता दिया, या इस डेवलपमेंट पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही मान लो इतने करोड़ का खर्चा बता दिया, तो जितने करोड़ का खर्चा बता दिया उस खर्चे को ऊपर यस कर दी जाएगी, नहीं, उसके ऊपर बहुत सारे क्या लगेंगे अभी, कट मोशंस। कट मोशंस का मतलब होता है अगर विपक्षी पार्टी को लगता है भाई इस पे 500 करोड़ किस बात के, ये तो 250 करोड़ का काम है, तो फिर उसको जरा रिवैल्यू किया जाएगा, यार 250 करोड़ तो नहीं, तुम तो ज्यादा ही कम ले रहे हो, 300 करोड़ पे डन करते हैं। तो 300 करोड़ तो कितना, पहले कितने का बजट में पैसे डाले थे, 500, कितने में यस हुई, 300, तो 200 करोड़ का वो कट मोशन है। कट मोशन का मतलब है कि पहले प्लानिंग कुछ और चल रही थी या ओवर वैल्यूड चल रही थी, अब प्लानिंग को थोड़ा अंडर वैल्यूड लाया जाएगा, और प्लानिंग को अंडर वैल्यूड जब तक नहीं लाएंगे तब तक देश के खर्चे कम कैसे होंगे, तो खर्चों को थोड़ा कम किया जाएगा, तभी तो बजट जो है वो अच्छा बजट बनेगा, और पैसे बचेंगे तो वो किसी और पर्पस के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं बेटा बजट की लैंग्वेज के अंदर क्या क्या बोलते हैं इसको, कट मोशंस। डन हो गया बच्चों। फिर लाया जाता है एक फाइनेंस बिल, जो कि मैंने बताया देश के टैक्सेशन सिस्टम से रिलेटेड होता है कि टैक्स कहां कहां से आएंगे, कितने बढ़ेंगे, कितने घटेंगे, क्या पूरे हो जाएंगे, तो वो फाइनेंस बिल एंड मेमोरेंडम के अंदर उस बातचीत को रखा जाता है। क्लियर हो गया प्रोसेस के बारे में, कुछ बातें क्लियर हो रही हैं। हमारे देश में कितनी सभा हैं, कितने हाउसेज हैं, 2। जो बड़ी है वो है लोकसभा, और जो छोटी है बेटा वो जहां मेन हमें बजट पास कराना होता है वो कौन सी सभा है, लोकसभा। राज्यसभा को कोई राइट नहीं मिलता, राज्यसभा में एक ओपन छोटी सी डिस्कशन होती है, फॉर्मेलिटी होती है, राज्यसभा इज फॉर्मेलिटी फॉर बजट।
उसमें तो राज्यों को बता दिया जाता है ये हुआ, ये फाइनल हो चुका है, ये आप बस मोहर लगाओ और अपना चलते बनो, कुछ उसमें ज्यादा कुछ बात नहीं है, फॉर्मेलिटी। तो जो फॉर्मेलिटी होती है वो कौन सी सभा में होती है बच्चों? राज्यसभा में। लेकिन लोकसभा के पास पावर है भाई, द लोकसभा इज द पावर टू रिफ्यूज, क्या चीज रिफ्यूज? एनी डिमांड, कि भाई ये खर्चा किस बात का, नहीं बनानी रेलवे साइडिंग्स, ये मेट्रो प्रोजेक्ट पे आप ओवर वैल्यूएशन कर रहे हो, ये जो फ्लाईओवर है इसके ऊपर बहुत जबरदस्त ओवर वैल्यूएशन कर रहे हो, रिफ्यूज एनी डिमांड, और इवन टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ग्रांट सॉट बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो मांगा भाई वो जायज होगा तो ठीक है, नाजायज होगा तो भाई उसको ऑब्जेक्शन करने का राइट कौन सी सभा के पास है? लोकसभा। राज्यसभा इज कंप्लीट फॉर्मेलिटी, जर्नल डिस्कशन होती है, यहां पर तो बजट पास हो ही जाता है। लोकसभा में पास कराओ तो राज्यसभा इज नथिंग। डरोगे बच्चों? एप्रोप्रिएशन बिल एंड कट मोशन मैंने ऑलरेडी बता दिया, फिर भी जो लैंग्वेज वाली बात है थोड़ा सा यहां समझते हैं। आफ्टर द जनरल डिस्कशन द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस द, कौन सा बिल बच्चों? एप्रोप्रिएशन बिल। समझ में आ गया सबको? क्या बताया था? कौन से फंड से पैसे निकालने की जरूरत पड़ती है? कॉन्सोलिडेटेड। क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों, मैं जितनी भी मेन बातें बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि हमारे को पता है, हमारे को एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं वहां पे, हमारे को वहां ये लिख के नहीं आना व्हाट डू यू मीन बाय एप्रोप्रिएशन बिल, ये नहीं लिख के आना, लैंग्वेज नहीं याद होनी, हमें ये पता होना चाहिए देसी भाषा में कि एप्रोप्रिएशन बिल का यूज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए यूज किया जाता है, खत्म। ओके, पर्पस ऑफ दिस बिल टू गिव अथॉरिटी टू द गवर्नमेंट टू इनकर एक्सपेंडिचर फ्रॉम द आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मोशंस फॉर रिडक्शन टू वेरियस डिमांड फॉर ग्रांट आर मेड इन द फॉर्म ऑफ, बताया था भी मैंने, किस फॉर्म में? टेक्निकली क्या बोलते हैं? कट मोशन, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? किसी भी खर्चे को रिड्यूस करके नॉर्मल खर्चे तक लेकर के आना, अगर वो ओवर वैल्यूड पे है एक्सपेंस तो उसको रिड्यूस करो। डन है यहां पे? ओके, फिर एक बात और एक टर्म यहां पर लिखी है, उस टर्म का नाम क्या बेटा? फाइनेंस बिल। सर ये क्या होता है फाइनेंस बिल? बच्चों मैंने बताया आपको, टैक्सेशन प्रपोजल्स जितने भी लिखे जाते हैं वो कौन से बिल में लिखे जाते हैं? फाइनेंस बिल में, ठीक है ना? तो द फाइनेंस बिल सीकिंग टू गिव इफेक्ट ऑन द गवर्नमेंट्स टैक्सेशन प्रपोजल इज इंट्रोड्यूस्ड, कौन से में सबसे पहले इसको पास किया जाता है? लोकसभा, ठीक है जी, और उसके बाद इसको बजट का हिस्सा होता है। कितने दिनों के अंदर फाइनेंस बिल प्रस्तुत होना चाहिए? 75 दिनों में बन जाना चाहिए, लीगल प्रोविजन पता होना चाहिए। 75 डेज के अंदर अंदर बनाने के शुरू करने के 75 डेज के अंदर अंदर हमें फाइनेंस बिल प्रस्तुत करना होता है, पेश करना होता है, बनाना होता है। और एक इंपॉर्टेंट टर्म पे डिस्कशन करता हूं अभी मैं आपसे, टर्म का नाम है गिलोटिन। गिलोटिन, गिलोटिन, ठीक है? तो ये शब्द का मीनिंग क्या है? इंग्लिश वर्ड नहीं है, बजट के लिए ही स्पेशल इसको बनाया गया है, तो मीनिंग मैं इसका प्रोसेस का मीनिंग बता सकता हूं, एग्जैक्ट इसका हिंदी मीनिंग तो निकलेगा नहीं, ठीक है ना? गिलोटिन वर्ड है, मतलब क्या है पहले मैं बता दूं आपको। आप सब लोगों को पता है बेटा, मैंने भी बताया कि जर्नल डिस्कशन होती है लोकसभा में, सारी पार्टियां बैठी होती है वहां पे। एक जो पावर में ऑलरेडी हमारे देश में पावर में कौन सी पार्टी है? बीजेपी। विपक्षी है, आपको पता ही है ना, कांग्रेस है, ठीक है, और भी है सारी, आप है, और भी है ना, सारी पार्टी वो बैठी होती हैं। अब नेक्स्ट ईयर का बजट बन रहा है सर, नेक्स्ट ईयर का बजट बन रहा है, तो जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो अपनी अपनी डिमांड तो रखेंगी। हरियाणा वाले बोलेंगे जी हमारे को इतने दे दो, हालांकि हरियाणा में तो बीजेपी गवर्नमेंट ही है, तो उनकी तो मानी जाएगी, थोड़ा सा प्रायोरिटी हो जाती है, अपनी सरकार होती है तो थोड़ा सा प्रायोरिटी चलती है वहां पे। लेकिन जो जिनमें बीजेपी की सत्ता नहीं है, जिन स्टेट्स में, उनको तो लगता है यार पार्शियलिटी करेंगे, हमारे को नहीं देंगे पैसे, देखो हम मांगेंगे इतने करोड़, हमारे को तो कम ही देंगे, है ना? और होता भी होगा, थोड़ा बहुत तो होता होगा, पार्शियलिटी भी होती होगी। तो मेरा कहने का मतलब है सभी लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से अपनी अपनी ग्रांट पार्लियामेंट हाउस में रखते हैं बजट के अंदर। तो बेटा आपको क्या लगता है जितना टाइम इनको दिया जाता है, क्या उतने में ये अपनी अपनी बात मान लेते होंगे? नहीं, ओपन बहस होती है, बहस का मतलब डिबेट का मतलब जबरदस्त डिबेट होती है, इतनी डिबेट होती है, मैंने आपको बताया, कभी ये पीट रहे होते हैं, कभी अपने आप को पीट रहे होते हैं, कभी किसी और को पीट रहे होते हैं। आपने टीवी पे देखा होगा, सबने देखा है ना? चप्पल भी देखी है क्या? चप्पल नहीं देखी? नारे तो देखे होंगे। अच्छा, कभी छोड़ के चले जाते हैं संसद को, हम तो जा रहे हैं जी, बाय बाय, अब बाद में मिलेंगे, अब तो कितने दिनों के लिए जा रहे हो भाई पता नहीं, अब तो बस छोड़ दो इसको। तो ये बहुत विचित्र बातें चलती है संसद में, ठीक है? कोई कानून भी नहीं है ऐसा कि भाई इसके अगेंस्ट कुछ बात ऐसी हो सके, है ना? तो बच्चों इन सब चीजों के चलते संसद का जो काम है, जो बजट का जो प्रोसेस है, उसको इतना डिले नहीं कर सकते हम कि भाई हम बजट बनाने में 150 दिन लगा दें,
365 दिन का तो बजट ही बन रहा है और आप 150 दिन डिस्कशन पे लगा दो या 200 दिन डिस्कशन पे लगा दो, है ना, इतना टाइम नहीं मिलता है। तो भाई जो स्पीकर साहब हैं पार्लियामेंट हाउस के, हाउस मेंबर्स हैं, स्पीकर साहब हैं, वो कहते हैं बात ऐसी है, हमने दिए हैं 15 दिन 20 दिन वट एवर जो भी है, बजट मेकिंग इसमें होगी। अगर तो डिमांड फॉर ग्रांट्स पे सबकी सहमति बनती है फिर तो वेल एंड गुड, बढ़िया, बजट डन करो और चलते बनो, बढ़िया है। लेकिन अगर आप यूं ही तू मैमे में लगे रहोगे तो हमारे 20 दिन कब चले जाएंगे पता नहीं चलेगा, और ऐसा होता ही है। तो मान लीजिए 25 मुद्दे ऐसे रह गए जिन पे डिस्कशन ही नहीं हो पाई और टाइम हो गया खत्म, तो क्या किया जाता है आखिरी में, गिलोटिन लागू कर दिया जाता है, गिलोटिन पावर उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। तो गिलोटिन पावर क्या पावर है, गिलोटिन स्पीकर क्या करता है गिलोटिन पावर यूज करके, स्पीकर कहता है अब जो 25 मुद्दे रह गए भाई टाइम नहीं है, जितने मुद्दों पे डिस्कशन होगी और यस बन गई है, सहमति बन गई, उनको लागू करो, ठीक है जी। इन 25 मुद्दों पे अब डिस्कशन नहीं होगी, इन पे होंगे सिर्फ क्या, वोट, वो भी बाद में। एक बार बजट को लगा दो, सरकार चलाओ, देश चलाओ, जीडीपी चलाओ, सब चलाओ, और इन 25 मुद्दों पे आप लोग वोटिंग कर लो, ठीक है जी। तो उस पे कोई ओपन डिस्कशन नहीं होती, सिर्फ क्या होती है उस पे, वोट पे यस और नो को डन कर दिया जाता है, ठीक है जी। यानी इनके ऊपर इन 25 मुद्दों पे अब टाइम बिल्कुल भी लगाया नहीं जाता, वोट दिए जाते हैं। भाई इस मुद्दे पे बताओ कितने लोगों की सहमति है, वो अपने वोट डालते हैं, अगर मैक्सिमम लोगों की सहमति होती है तो उसको डन करते हैं, नहीं होती, मैक्सिमम लोगों की सहमति इस पे होती है कि इसको नहीं करना चाहिए तो उसको नहीं किया जाता, मतलब सिंपल वोट विदाउट डिस्कशन। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा, गिलोटिन। आओ जरा इसे बात करते हैं। ऑन द लास्ट डे ऑफ डिस्कशन on the demand for grants, the speaker puts all the outstanding demand for grants to the vote of the house. स्पीकर कहता है इसको वोट ऑफ हाउस को दे दो। दिस प्रोसेस इज नोन एज गिलोटिन। इट इज अ डिवाइस फॉर ब्रिंगिंग द डिबेट ऑन द फाइनेंशियल प्रपोजल्स टू एन एंड, कि खत्म करो भाई, क्यों सिर फोड़ रहे हो एक दूसरे का, खत्म करो विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, कि इतना समय है नहीं कि हम लोग इस पे इतनी बात करें, इतना समय नहीं है। तो 20-25 मुद्दे जो रह गए हैं इस पे वोट करा के खत्म कर देना, बस डन। तो उस दिन आखिरी दिन गिलोटिन लागू करके खत्म कर दी जाती है बात, ठीक है। तब बिल ब्रिंग मनी बिल, उसके बाद एक मनी बिल बनता है और राज्यसभा को 14 दिन के अंदर अंदर उस बिल पे रिकमेंडेशन देनी होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया राज्यसभा के पास कोई खास पावर है नहीं, राज्यसभा का मतलब एक फॉर्मेलिटी पूरी करानी होती है। मेन बिल कहां पास होता है, लोकसभा में। राज्यसभा 14 दिन के अंदर अंदर उस पर यस करती है और वो फाइनेंस बिल फिर एक्ट बन जाता है और हमारे देश का वो बजट एक बन जाता है। सो दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस बच्चों, कि किस तरह